वेरी गुड इवनिंग। आई एम प्रणव माहेश्वरी और आप जुड़े हुए हैं स्टडी आइल के साथ। कंटिन्यूसली देख रहे हैं हमारे सारे वीडियोस और आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। वाई? बिकॉज अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्केलर पढ़ा हुआ है। अभी तक आपने जितना भी अरिथमेटिक पढ़ी है मैथ्स में, एवरीथिंग वाज स्केलर, राइट? आप ये नहीं, ये आपके लिए ऑल टुगेदर एक नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स लेकर आएगी। हाँ, हमने ये सब थोड़ा सा पढ़ा है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। ये हमने क्लास 9-10 में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन फिर भी अभी तक हमने इसका अलजेब्रा नहीं पढ़ा, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा डिटेल में। तो इन दिस क्लास आप मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसकी कैलकुलेशन, फिजिक्स में हम इसका एनालिटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। सो नाउ वील बी स्टडिंग अबाउट द एनालिटिकल पोर्शन ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स क्लास 11। स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर्स होते क्या हैं, तो मैं आपको एक बार जल्दी से डेफिनेशन वापस से रिवाइज करा ही देता हूँ। स्केलर जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, एंड वेक्टर्स जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू प्लस यूनिट, इफ एप्लीकेबल, है ना? वैल्यू प्लस यूनिट अगर यहाँ पे आती। और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का मतलब हो गया वैल्यू तो है ही, साथ में यूनिट भी है ही, साथ में हमारे पास एक डायरेक्शन भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि आपका वजन कितना है, व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर मास, नॉट वेट, व्हाट इज योर मास? सो यू विल से दैट माय मास इज 60 kg, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज आई से व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस लेक्चर, कितनी देर चलेगा ये लेक्चर? तो आप बोलते हैं टाइम जितना लगेगा इसको, दैट विल बी 30 मिनट्स। समझ आ रही है बात? तो ये जो मैग्नीट्यूड इज 60, मैग्नीट्यूड इज 30, एंड दिस ऑब्वियसली इज यूनिट, है ना? केजी हमारा मिनट, ये क्या है? ये यूनिट है। अंडरस्टूड? तो दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट। अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ में आ गई है। तो यहां पर जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ स्केलर क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनका यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। ये हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस चीज का यूनिट होता है, किस चीज का यूनिट नहीं होता। हमने 4 चीजें पढ़ी थी, यू रिमेंबर? 4 चीजें क्या क्या थी? सबसे पहला था हमारा दो हमारे थे, सॉरी, दो कांस्टेंट्स एंड दो वेरिएबल्स। तो दो कांस्टेंट में कौन कौन से थे? डायमेंशनल कांस्टेंट्स एंड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनके पास कोई डायमेंशंस नहीं होते, कोई यूनिट्स नहीं होते। बट यहाँ पे जो दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए आपको स्केलर क्वांटिटी के, दिस इज डायमेंशनल क्वांटिटी, इसके पास यूनिट है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो ये भी क्या है? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी बट इट डज नॉट हैव अ यूनिट। तो मैग्नीट्यूड तो होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेयर एज अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहां पर फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई? 10 न्यूटन। फोर्स लगाई 10 न्यूटन। किधर की तरफ फोर्स लगाई? इधर की तरफ फोर्स लगाई। तो इधर की तरफ जब 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो लिखूंगा 10 न्यूटन टूवर्ड्स टूवर्ड्स ईस्ट, 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो मैंने ईस्ट की तरफ फोर्स लगाई, तो यहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया मेरा? मैग्नीट्यूड हो गया 10।
यूनिट क्या हो गया मेरा, यूनिट हो गया न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो गया मेरा, डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स ईस्ट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, सच फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना, यहां तक बात समझ में आ गई है, पक्का क्लियर हो गया। ओके तो अब हम लोग इन इस अभी तक क्लास 11th तक, क्लास 10th तक आपने सिर्फ और सिर्फ स्केलर एलजेब्रा पढ़ा है। स्केलर एलजेब्रा मतलब आपने ये पढ़ा है कि 2+3 5 होता है ना, 3-2 1 होता है, आपने अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में, क्लास 11th में, कि 3+2 कोई जरूरी नहीं है 5 हो, 3+2 4 भी हो सकता है, 3+2 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विल बी सीइंग इट ओवर हेयर। बात समझ में आ रही है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाउ सबसे पहले एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक वेक्टर को, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात। सपोज अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होती, फॉर एग्जाम्पल मास होता, तो मैं मास को ऐसे लिख देता 10 kg। अगर फोर्स है तो मैं फोर्स को लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू 10 N टूवर्ड्स ईस्ट। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हम ये एरो का सिंबल बनाते हैं और इससे पता चलता है कि दैट इज, दिस इज अ वेक्टर, दैट दिस इज अ वेक्टर। समझ में आ गई बात। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको एक एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो। एरो की कुछ खासियत होती है क्या, इस वाले एंड को, जो फिक्स्ड एंड है, इस वाले एंड को हम बोलते हैं टेल ऑफ द एरो। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द एरो। वेयर एज इस वाले एंड को हम बोलते हैं हेड ऑफ द एरो। इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द एरो एंड दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द एरो। ठीक है, तो एक एरो का, एक एरो का दो पोर्शंस होते हैं, एक क्या होता है, एक टेल और एक हेड। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड। और इसकी लंबाई एंड द लेंथ ऑफ द एरो, यस और नो, इसकी लेंथ। जब एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, क्या क्या, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, तो हम एरो से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी ना, द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो यहां पर ये जो लेंथ है ना एरो की, दिस लेंथ ऑफ द एरो, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। The length of the arrow represents the magnitude, whereas the head of the arrow represents the direction. The length of the arrow represents the magnitude, whereas the head of the arrowhead represents the direction. ठीक है, नोट कि हमारा ये वाला जो एरो है ना, ये वाला, ये तो हमेशा ऐसे ही लगाया जाता है, ये तो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं आई हैव टू रिप्रेजेंट दीज वेक्टर्स 10 N टूवर्ड्स ईस्ट, आई हैव टू रिप्रेजेंट 20 N towards south, I have to represent 5 N towards northwest। सपोज मुझे ये रिप्रेजेंट करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सूटेबल लेंथ को 1 N कंसिडर करना पड़ेगा। I'll have to consider a suitable length as 1 N। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लंबाई को 1 N कंसिडर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लंबाई को 1 N कंसिडर कर लिया, तो हमारी 5 N इतनी हो जाएगी, हमारी 10 N इसका डबल हो जाएगी, हमारी 20 N इसका भी डबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना है, दिस विल बी 5 N, दिस विल बी 5 N, this will be 5 N, this will be double of this will be 10 N,
and this will be double of this will be 20 न्यूटन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमारी जो एरो है, एरो की लंबाई विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड. ये जो मैग्नीट्यूड है ये एरो की लंबाई बताएगा. ये जो मैग्नीट्यूड है दिस विल गिव द लेंथ ऑफ द एरो. लेंथ ऑफ द एरो will be given by length of the arrow will be given by magnitude. मतलब मैग्नीट्यूड क्या देगा? लेंथ ऑफ द एरो. अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद अब आपको अलग अलग ये बनाने, यू हैव टू मेक दिस इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो ऑब्वियसली हम ये इस डायरेक्शन में नहीं बना सकते, तो हमारे अलग अलग क्या आ जाएंगे? 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट विल बी दिस. सपोज इसकी लेंथ मैंने जो भी ली थी, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सपोज यहाँ पे इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए वेक्टर से, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ बी वेक्टर से, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ सी वेक्टर से. तो दिस विल बी मेरा ए वेक्टर. नाउ सेकंड इज 20 न्यूटन टुवर्ड साउथ. तो यहाँ पे दिस विल बी 20 न्यूटन टुवर्ड साउथ, बी वेक्टर. एंड दिस इज 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. This will be 5 Newton towards northwest. तो ये वाला जो इसकी लंबाई होगी 5 न्यूटन, इसकी 2 गुनी लंबाई इसकी होगी और इसकी 4 गुनी लंबाई इसकी होगी. बिकॉज दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन एंड दिस इज 20 न्यूटन. And you can easily understand this by the lengths of the arrow. Obviously मैंने स्केल से नहीं बनाया है, मैंने आपको समझाने के लिए इसी तरह से बनाया. आप कॉपी में बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे. बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड? यहां तक दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 20 न्यूटन. अंडरस्टूड? क्लियर है? और डायरेक्शन ये टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये कौन रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन क्या है. ठीक है? अच्छा, हैविंग सेड दैट, एक वेक्टर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है. एक वेक्टर जो है दैट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली. मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर कहां पर है, इसको मैं कहीं पर भी उठा के ले जा सकता हूं, ये वेक्टर सेम ही रहेगा. ठीक है? ये वेक्टर सेम ही रहेगा. आई कैन पिक दिस वेक्टर एंड मूव एनीवेयर. मैं इसको यहां पे भी रख सकता हूं, 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 कहीं पे भी रख सकता हूं मैं इसको. और इसको प्लेन से बाहर भी निकाल सकता हूं. अगर मैं बोर्ड बाहर ला सकता होता तो मैं इसको प्लेन से बाहर भी निकाल सकता हूं, प्लेन के अंदर भी ले जा सकता हूं. बस क्या चीज चेंज नहीं होनी चाहिए? क्या चीज चेंज नहीं होनी चाहिए? इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स. ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर. एक वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहीं से कहीं पर भी मूव कराया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स. बात समझ में आ रही है? यस और नो? ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है कि एक वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं विदाउट व्हाट? विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. आई होप ये आपको समझ में आ गई है बात. ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, उससे भी पहले कुछ टर्म्स. पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स वो सारे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, उन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट.
100 N टूवर्ड्स वेस्ट। ये सारे के सारे वेक्टर्स, ठीक है, अगर मैं इनको नाम भी दे दूं, दिस इज सपोज ए वेक्टर, दिस इज सपोज बी वेक्टर, दिस इज सपोज सी वेक्टर, तो ये हाला क्या होगा, 5 N टूवर्ड्स ईस्ट, दिस विल बी ए वेक्टर, this will be 10 N towards west, this will be b vector, and this will be 100 N towards west, this will be c vector। लेकिन ये सारे के सारे अगर मैं उठा के मूव कराना चाहूं तो मैं उठा के किधर मूव करा सकता हूं, ये सारे के सारे एक लाइन में मूव करा सकता हूं, ये सारे के सारे एक लाइन में मूव करा सकता हूं, ठीक है। ये जो है ये जो है सारे के सारे एक लाइन में मूव करा सकता हूं, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि ये एक लाइन में लग गए इसलिए इट इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। समझ आई ये बात? चाहे ये एक डायरेक्शन में हो चाहे ये अलग अलग डायरेक्शन में हो, अगर ये एक लाइन में आ सकते हैं मतलब इनकी डायरेक्शन सेम है या एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे, व्हेन विल वी कॉल इक्वल वेक्टर्स, जब ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर सकें एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सपोज ये मेरा एक वेक्टर है, दिस इज डी वेक्टर, ठीक है, ये मेरा एक और वेक्टर है, दिस इज ई वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, देन दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अगर मैं इसको चाहूं तो इसको मूव करा सकता हूं इसके ऊपर, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट, ये तो मैंने इससे बनाया है वरना ये थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली इसको मूव करा सकता हूँ। अगर मैं इसको एग्जैक्टली मूव करा सकता हूँ इसके ऊपर, देन दिस विल बी कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। छोड़ो, ठीक है, अंडरस्टूड, दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो अगर हम इसको मूव करा सकते हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, अदरवाइज ये पैरेलल वेक्टर, पैरेलल तो हैं ये लेकिन ये इक्वल भी हैं, एंड दीज आर। अच्छा, ऑपोजिट वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर एक वेक्टर सपोज ये एफ वेक्टर है और ये जी वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं, यहाँ पे डी वेक्टर किसके इक्वल है, डी वेक्टर ई वेक्टर के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एफ वेक्टर इज ऑपोजिट टू जी वेक्टर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ जी लिखूंगा तो जी पलट जाएगा, अगर माइनस ऑफ जी लिखूंगा, अगर माइनस ऑफ जी लिखूंगा तो जी पलट जाएगा, और जी के पलटने के बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो माइनस जी एफ के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है, पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड, है ना, क्लियर हो गया, ओके। अब हम चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट चीज पे जा रहे हैं, एक वेक्टर किस चीज से बना हुआ है, अगेन फिर से आते हैं इस पे, एक वेक्टर किस चीज से बना हुआ है, बना हुआ है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, राइट। एक वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है इस तरीके से, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए के ऊपर एरो लगा के। इसका मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना होता है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये होता है ए बार से रिप्रेजेंट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार। एंड अगर इसका डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना होता है तो डायरेक्शन इज गिवन बाय अ यूनिट वेक्टर, जिसमें हम वेक्टर के ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर having magnitude 1 and only direction. मतलब ये जो है ये है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड दिस इज ओनली डायरेक्शन. तो अगर मैं बात करता हूं किसी वेक्टर की तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. और ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा हम इस तरीके से लिख सकते हैं. पूरे वेक्टर को अगर लिखना है तो पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर. उसके बाद हमारा खाली मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मॉड्यूलस. ठीक है. एंड यूनिट वेक्टर विल बी ए कैप. अंडरस्टूड? क्लियर है? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, understood. Okay, now we are going to study vector representation in Cartesian system. Vector representation in Cartesian system. What is Cartesian system? Cartesian system मतलब थ्री डायमेंशनल सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? थ्री एक्सिस या डायमेंशन सिस्टम जो हम ग्राफ के लिए यूज करते आ रहे हैं हमेशा से. ठीक है. आप इस तरीके से ग्राफ बनाते आ रहे हो ना. तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस. ठीक है. यही वाला जो सिस्टम होता है जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस लगती है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम. बात समझ आ रही है? ठीक है. क्लियर है यहां तक? ओके. तो यहां पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन कार्टेशियन सिस्टम. सपोज ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है. दिस इज माय प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ एक्स एंड वाई. दिस इज माय ओरिजिन एंड सर्टेन पॉइंट इज लाइंग ओवर हेयर. ये है x इक्वल्स टू 3. सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड ये है 3,0. ठीक है. अगर कोई पॉइंट a यहां पे लाई कर रहा है, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन चाहिए. तो मैं इस पॉइंट की पोजीशन कैसे लिखूंगा? ए पॉइंट इज इक्वल टू 3i कैप. 3i कैप. अब नाउ व्हाट इज दिस i कैप? i कैप, j कैप एंड k कैप आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट x, y एंड z डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली. ये जो हमारा i कैप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है x डायरेक्शन. जो हमारा j कैप है दिस रिप्रेजेंट्स y डायरेक्शन. एंड हमारा जो k कैप है दिस रिप्रेजेंट्स z डायरेक्शन.
दिस रिप्रेजेंट्स z डायरेक्शन। हमारा आई कैप रिप्रेजेंट्स x डायरेक्शन, जे कैप रिप्रेजेंट्स y डायरेक्शन, के कैप रिप्रेजेंट्स z डायरेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था ना, कैप जिसके आगे लग जाता है ये, इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे ये हमारे तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला हमारा सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है, इसलिए हमने जे कैप और के कैप को 0 रहने दिया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो इसके आगे प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कितना हो जाएगा 3 आई कैप बस। ठीक है, सपोज मेरा एक दूसरा पॉइंट है, सपोज देयर इज अनदर पॉइंट, वो कहां पे लाई कर रहा है, वो यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, वो यहां पे लाई कर रहा है इस जगह पर। सपोज दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, क्या है ये 0,2। तो आपको अगर इसकी पोजीशनिंग बतानी है तो आप इसकी पोजीशन कैसे बताओगे, दिस विल बी ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन नहीं आएगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ जे डायरेक्शन आएगा। कौन सा, वो भी पॉजिटिव में 2, और बाकी कुछ भी नहीं आएगा। हमारा बाकी का सब कुछ क्या हो जाएगा, बाकी का सब कुछ 0 हो जाएगा। 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। बात समझ आ रही है, यस और नो? ठीक है, अगर ये ही हमारा पॉइंट कहां लाई करता होता, ये हमारा पॉइंट इस जगह पर लाई करता होता, दिस इज आर सी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,2। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, देन यू वुड हैव रिप्रेजेंटेड इज सी इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में 3, वाई डायरेक्शन में 2, तो यहां आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ऑब्वियसली z डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है तो प्लस 0 के कैप। अंडरस्टूड? ठीक है, इस पॉइंट के लिए। और अगर ये पॉइंट आगे होता या ये पॉइंट पीछे होता तो इस के में भी कुछ आ जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी पॉइंट भी कोई होता जो कि इसके पीछे है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, इस तरीके से ये आ जाता। और ये जो आई जे और के रिप्रेजेंटेड हैं, ये क्या है, ये आई जे और के रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली कि इसकी एक्स डायरेक्शन में कितना कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है, जेड डायरेक्शन में कितना है। ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है? ओके, अच्छा नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, बस आपको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में कितना मूव करता है, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करता है, वाई डायरेक्शन में कितना मूव करता है, जेड डायरेक्शन में कितना मूव करता है। दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना? क्लियर है, यहां तक की चीजें क्लियर है? अच्छा ओके, अब वेक्टर तो वेक्टर है, ठीक है, तो अगर ये वाला भी वेक्टर है, इवन इफ दिस इज द वेक्टर, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई, और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो वो मैग्नीट्यूड कैसे देते हैं हम, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय सम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय एंगल फ्रॉम एनीवेयर। सपोज ये थीटा है, तो यहां से इसका डायरेक्शन सपोज हमें एक्स एक्सिस से देना है, तो हम यहाँ पे थीटा या अल्फा या गामा कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसका सपोज आपको इस सी वेक्टर का, ये वाला जो सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मतलब इसकी लंबाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 3, दिस इज 2, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, and that will be whatever 9 plus 4 13 under root 13 units। बात समझ में? कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, न्यूटन हो सकता है, मीटर हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, इफ वी विल राइट दिस इन जनरलाइज्ड फॉर्म, एक वेक्टर है सपोज ए वेक्टर, ठीक है,
इसमें ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ पे ये क्या है, अगर मैं पिछले वाले उससे इसको कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ आता 3i प्लस 2j माइनस 5k। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा, सपोज कोई भी डी वेक्टर या कुछ भी वेक्टर, सपोज 3i प्लस 2j माइनस 5k, तो यहाँ पे कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, ए एक्स हेयर इज 3, ए वाई हेयर इज 2 एंड ए जेड हेयर इज -5। अंडरस्टूड, यस और नो, बात समझ में आई। यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको इस वेक्टर का मॉड कैलकुलेट करना है, मतलब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ दिस दिस तीनों चीजों का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस सब के अंडर रूट के स्क्वायर के सम को अंडर रूट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए वेक्टर का मॉड। बात समझ आ रही है। सो दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, दैट विल बी 13 प्लस 25 समझ आ रही है बात, अंडरस्टूड। और अगर इस केस में आपको डायरेक्शन भी चाहिए है ना, यू वांट टू कैलकुलेट दिस एंगल, द डायरेक्शन, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां क्या आ जाएगा, 2/3, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2/3। बस यही लिखेंगे हम आंसर में। ठीक है, कि इतना मैग्नीट्यूड है, इतना डायरेक्शन है। इसको ऑब्वियसली आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको सारे tan इनवर्सेस की वैल्यू नहीं पता, कहीं कहीं पे पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/√3 आ जाता, तो आप थीटा को कितना लिख देते, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 विल बी 30 डिग्रीज, tan इनवर्स ऑफ √3 वुड बी 60 डिग्रीज। तो वो जो आपको पता है वो आप लिख दोगे, जो आपको नहीं पता वो आप नहीं लिख पाओगे। इसको यहीं तक आंसर छोड़ देंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं पर मैनुअली सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि टेबल देखनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है। तो आज की क्लास में हमने जितना भी किया है उतना आपको समझ में आ गया है। हमने सबसे पहले क्या किया है कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट, व्हाट इज अ स्केलर, व्हाट इज अ वेक्टर। फिर दूसरा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बाय एन एरो एंड एवरीथिंग, डायरेक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। देन वी स्टडीड अबाउट फ्यू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, व्हाट आर ऑपोजिट वेक्टर्स एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद वी स्टडीड वेक्टर का 2 पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। ठीक है, और फिर हम मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर, है ना, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसका मॉड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला कैसे जाता है। ठीक है, एक और तरीका है हमारे पास यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का। ठीक है, हम यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था कि a बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इनटू यूनिट वेक्टर, राइट। तो अगर आपको इसका डायरेक्शन चाहिए, तो आपको डायरेक्शन चाहिए मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम a वेक्टर को किससे डिवाइड कर दें, उसके मॉड से, है ना। इस इक्वेशन को तो हम यही कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर हमें ये चाहिए तो। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने ए वेक्टर था हमारा, क्या हमारा ए वेक्टर था 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये जो हमारा वेक्टर था, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, हमारा इसको हम डिवाइड कर देंगे विद मॉड ऑफ ए वेक्टर, और मॉड ऑफ ए कितना है, √38, हम इससे डिवाइड कर देंगे। दिस विल गिव मी 3/√38 i कैप प्लस 2/√38 j कैप माइनस 5/√38 k कैप। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर
कि मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 और डायरेक्शन क्या होती है वही जो इस वाले वेक्टर की होगी, जो इस वाले वेक्टर की होगी। तो दिस गिव्स द डायरेक्शन, ये क्या देता है, दिस गिव्स द डायरेक्शन, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हमको याद करनी है ये सारी चीजें। आई होप आपको आज की क्लास बहुत इंटिमिडेटिंग लगी होगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चली हैं जो आपको इससे पहले नहीं पता थी। अगर पता थी तो आपको रिवाइज हुई हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको एक बार देखिए, बुक से पढ़िए, तब जाके आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। इट विल टेक टाइम, इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज इट्स न्यू। वंस यू गेट कंफर्टेबल विद इट, ये वैसे ही हो जाएगी जैसे 3 + 2 5 होता था हमारे लिए। ओके, टेक केयर।